कमीनों, तुमने मुझे मार डाला। सूरज की गर्मी अभी बाकी है और मैं मर रहा हूं। ये बात है उस हफ्ते के 5वें दिन की, 4 महीने के बेताब साल 1171 में, मौत से 10 सेकंड पहले। ये किस्सा है एक गहरे नयन वाले सैनिक का, जिसकी उम्र 31 साल थी। ये नमूना थोड़ा अजीब लग रहा है। 5 साल बाद क्या मैं मरने वाला हूं? ऐना। सेन ने पूछा। सेन के बगल में खड़े एक तजुर्बेकार योद्धा ने मुड़कर उसे देखा। योद्धा की पूरी दाढ़ी थी, जो छोटी काटी हुई थी। किनारों पर काले बाल सफेद होने लगे थे। मैं मरने वाला हूं, सेन ने सोचा। भाला पकड़े हुए हत्था पसीने से चिकना था। मैं मरने वाला हूं। ओह तूफान के देवता, मैं मरने वाला हूं। तेरी उम्र क्या है, बेटे? योद्धा ने पूछा। सेन को उस आदमी का नाम याद नहीं था। उस दूसरी सेना को पथरीली युद्धभूमि पर लाइन में लगे हुए देखते हुए कुछ भी याद करना मुश्किल था। वो लाइन में लगना इतना सलीकेदार लग रहा था। साफ, व्यवस्थित। सामने की कतारों में छोटे भाले, फिर लंबे भाले और जेवलिन किनारों पर तीरंदाज। गहरे नयन वाले भालाधारकों ने सेन के जैसे ही कपड़े पहने थे। चमड़े का जर्किन और घुटने की लंबाई वाली स्कर्ट, एक सिंपल स्टील केप और एक मैचिंग ब्रेस्ट प्लेट। कई सारे लाइट आईज ने पूरा कवच पहना हुआ था। वो घोड़ों पर थे। उनके बॉडीगार्ड्स उनके आसपास चेस्ट प्लेट्स के साथ झुंड बना रहे थे, जो बरगंडी और डार्क ग्रीन कलर में चमक रही थीं। क्या उनमें शार्क बेरर्स भी थे? ब्राइट लॉर्ड अमरम शार्क बेरर तो नहीं था। क्या उसके आदमियों में से कोई था? क्या होगा अगर सेन को किसी एक से लड़ना पड़ा? आम आदमी शार्क बेरर्स को नहीं मारते थे। यह इतनी बार हुआ था कि हर किस्सा अब लेजेंड बन गया था। ये सच में हो रहा है, उसने डरते हुए सोचा। ये कैंप में कोई ड्रिल नहीं थी। ये मैदानों में ट्रेनिंग नहीं थी, लाठियां घुमाते हुए। यह असली था। ये सोचते ही उसका दिल उसकी छाती में एक डरे हुए जानवर की तरह धड़क रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। सेन को अचानक लगा कि वो डरपोक है। उसे ग्रुप को नहीं छोड़ना चाहिए था। उसे कभी नहीं करना चाहिए था। बेटा, अनुभवी ने कहा, आवाज एकदम सख्त। कितनी उम्र है तेरी? 15, सर। और क्या नाम है तेरा? सेन, सर। पहाड़ी दाढ़ी वाले आदमी ने सर हिलाया। मैं डैलेट हूं। डेलिट। सेन ने दोहराया, अभी भी दूसरी सेना को घूर रहा था। वहां उनमें से बहुत सारे थे। हजारों। मैं मरने वाला हूं, ऐना। नहीं। डैलेट की आवाज रफ थी, लेकिन जैसे सुकून देने वाली थी। तू बिल्कुल ठीक रहेगा। दिमाग ठिकाने रख। टीम के साथ रह। लेकिन मुझे तो मुश्किल से 3 महीने हुए हैं। ट्रेनिंग करते हुए उसने कसम खाई कि वो दुश्मन के कवच या ढाल से हल्की आवाज सुन सकता है। मुझसे तो ये भाला भी ठीक से नहीं पकड़ा जा रहा। हे भगवान, मैं गया। मैं नहीं कर सकता। बेटा। डैलेट ने बीच में टोका, धीरे से लेकिन एकदम पक्की आवाज में। उसने एक हाथ उठाया और सेन के कंधे पर रख दिया। डैलेट की बड़ी गोल ढाल की रिम उसकी पीठ पर लटकी हुई लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही थी। तू ठीक रहेगा। तुम्हें कैसे पता? ये ऐसे निकला जैसे वो भीख मांग रहा हो। क्योंकि, लड़के, तू कलादिन स्टॉर्म ब्लेस्ट के दस्ते में है। आसपास के बाकी सैनिकों ने भी हामी भरी। उनके पीछे सैनिकों की लाइनें लगी हुई थीं, हजारों की गिनती में। सेन एकदम आगे था, कलादिन के लगभग 30 और आदमियों के साथ। सेन को लास्ट मोमेंट पर एक नए दस्ते में क्यों भेजा गया था?
इसका कुछ लेना देना कैंप की पॉलिटिक्स से था। ये दस्ता एकदम आगे क्यों था, जहां सबसे ज्यादा नुकसान होना पक्का था। छोटे डरस्प्रेन बैंगनी रंग के गोंद के धब्बों की तरह जमीन से निकलने लगे और उसके पैरों के आसपास जमा होने लगे। एकदम डर के मारे वो लगभग अपना भाला गिरा ही देता और भाग जाता। डैलेट का हाथ उसके कंधे पर और कस गया। डैलेट की कॉन्फिडेंस से भरी काली आंखों में देखते हुए सेन थोड़ा हिचकिचाया। क्या तूने लाइन में लगने से पहले पेशाब किया था? डैलेट ने पूछा। मुझे टाइम नहीं मिला। अब जा यहाँ। अगर तू नहीं करेगा तो ये लड़ाई में तेरी टांग के नीचे बह जाएगा, तुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा, शायद तुझे मार भी डाले। कर ले। शर्मिंदा होकर सेन ने डैलेट को अपना भाला थमा दिया और पत्थरों पर हल्का हो लिया। जब वो फ्री हुआ तो उसने अपने बगल वालों को देखा। कलादिन के सैनिकों में से कोई भी नहीं मुस्कुराया। वे एकदम शांत खड़े थे, भाले अपनी बगल में, ढाल अपनी पीठ पर। दुश्मन की सेना लगभग खत्म हो गई थी। दोनों सेनाओं के बीच का मैदान एकदम सपाट चिकना पत्थर था, जो काफी प्लेन और स्मूथ था, बस कहीं कहीं छोटे मोटे पत्थर थे। ये एक बढ़िया चरागाह बन सकता था। गर्म हवा सेन के चेहरे पर लग रही थी, जिसमें पिछली रात के तूफान की पानी जैसी खुशबू थी। डैलेट। एक आवाज आई। एक आदमी रैंकों के बीच से निकला, जिसके हाथ में एक छोटा भाला था जिसमें चमड़े के दो चाकू के होल्स्टर लगे हुए थे। नया आदमी एक जवान लड़का था, शायद सेन से 4 साल बड़ा, लेकिन वो डैलेट से भी लंबा था। उसने भाला चलाने वाले के आम चमड़े के कपड़े पहने थे, लेकिन उनके नीचे गहरे रंग की पतलून थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके काले बाल कंधे तक थे और घुंघराले थे। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की थीं। उसकी जैकेट के कंधों पर सफेद डोरी के नॉट भी थे, जो उसे स्क्वाड लीडर दिखाते थे। सेन के आसपास के 30 आदमी अलर्ट हो गए और सलामी में अपने भाले उठाए। ये काला दिन स्टॉर्म ब्लेस्ट है? सेन ने सोचा, ये क्या है? ये लड़का? डैलेट, हमारे पास जल्द ही एक नया रंगरूट आने वाला है, कालादिन ने बोला। उसकी आवाज दमदार थी। मुझे तुम्हें। उसने सेन को देखकर बात अधूरी छोड़ दी। ये कुछ मिनट पहले ही यहाँ आया है, साहब। डैलेट ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसे रेडी कर रहा था। बहुत बढ़िया, कालादिन ने कहा। मैंने उस लड़के को गैरे से दूर करने के लिए अच्छी खासी रकम दी है। वो आदमी इतना बेकार है कि वो दूसरी तरफ से भी लड़ सकता है। क्या? सेन ने सोचा। मुझे पाने के लिए कोई क्यों पैसे देगा? तुझे ये मैदान कैसा लग रहा है? कलादिन ने पूछा। आसपास के कई भाला चलाने वालों ने धूप से बचने के लिए हाथ ऊपर उठाकर पत्थरों को ध्यान से देखा। दूर राइट साइड में दो बड़े पत्थरों के बगल वाला गड्ढा। डैलेट ने पूछा। कलादिन ने सिर हिलाया। वहां पैर जमाना मुश्किल है। हाँ, शायद वहां सामने वाली छोटी पहाड़ी कैसी रहेगी, इतनी दूर कि पहले हमले से बच जाए, इतनी पास कि ज्यादा पीछे भी न रहे। कलादिन ने हामी भरी, हालांकि सेन को पता नहीं था कि वे क्या देख रहे हैं। ठीक लग रहा है। तुम बाकी के उल्लुओं ने सुना? डैलेट चिल्लाया। आदमियों ने अपने भाले ऊंचे उठाए। उस नए लड़के पर नजर रखना, डैलेट, कलादिन ने कहा। उसे इशारों का पता नहीं चलेगा। स्रूर।
डेलेट ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराते हुए। वो आदमी कैसे मुस्कुरा सकता था? दुश्मन सेना बिगुल बजा रही थी। क्या इसका मतलब है कि वे तैयार थे? भले ही सेन ने अभी अभी पेशाब किया था, फिर भी उसे अपने पैर से नीचे मूत्र की एक धार बहती हुई महसूस हुई। जमे रहो, कलादिन ने कहा, फिर अगले दस्ते के लीडर से बात करने के लिए सामने वाली पंक्ति में नीचे की ओर भागा। सेन और बाकी लोगों के पीछे दर्जनों पंक्तियां अभी भी बढ़ रही थीं। किनारों पर मौजूद तीरंदाज तीर चलाने की तैयारी कर रहे थे। चिंता मत करो, बेटे, डेलेट ने कहा। हम ठीक रहेंगे। दस्ते का लीडर कलादिन भाग्यशाली है। सेन के दूसरी तरफ के सैनिक ने सिर हिलाया। वह एक दुबला-पतला, लाल बालों वाला वेडेन था, जिसकी त्वचा एलेथी से ज्यादा गहरी थी। वह एलेथी सेना में क्यों लड़ रहा था? हाँ, बिल्कुल। कलादिन, वो तो तूफान का आशीर्वाद है ना? पिछली लड़ाई में हमने सिर्फ क्या एक आदमी खोया था? लेकिन कोई तो मरा था, सेन ने कहा। डेलेट ने कंधे उचकाए। लोग तो हमेशा मरते ही है। अपनी टोली में सबसे कम मरते हैं। देख लेना। कलादिन ने दूसरे दस्ते के नेता से बात खत्म की, फिर भागकर अपनी टीम के पास वापस आया। हालांकि उसके पास एक छोटा भाला था, जिसे एक हाथ से चलाने के लिए बनाया गया था और दूसरे हाथ में ढाल होनी चाहिए। उसका हाथ दूसरे मर्दों के हाथों से थोड़ा लंबा था। तैयार हो जाओ, जवानों। डेलेट ने आवाज लगाई। दूसरे दस्ते के लीडर्स से अलग कलादिन लाइन में नहीं खड़ा हुआ, बल्कि अपनी टीम के सामने खड़ा रहा। सेन के आसपास के आदमी जोश से पैर पटकने लगे। पूरी सेना में ये आवाजें गूंज उठीं और शांति जोश में बदल गई। सैकड़ों पैर फड़फड़ा रहे थे, ढालें टकरा रही थीं, कुंडी खड़खड़ा रही थीं। कलादिन बिना हिले दूसरी सेना को घूरता रहा। शांत रहो, गाइस, उसने बिना मुड़े कहा। पीछे से एक हल्के नयन वाला अफसर घोड़े पर सवार होकर गुजरा। लड़ने के लिए तैयार रहो, मुझे उनका खून चाहिए। जवानों, लड़ो और मार डालो। शांत, कलादिन ने उस आदमी के गुजरने के बाद फिर कहा। भागने के लिए तैयार रहो। डेलेट ने सेन से कहा। भागें, लेकिन हमें तो लाइन में मार्च करने की ट्रेनिंग मिली है। अपनी लाइन में रहने की। हाँ, डेलेट ने कहा। लेकिन ज्यादातर जवानों को तुमसे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिली है। जो अच्छी तरह लड़ सकते हैं, उन्हें पार्शेंडी से लड़ने के लिए टूटे मैदानों में भेज दिया जाता है। कलादिन हमें राजा के लिए लड़ने के लिए वहां जाने के लिए तैयार कर रहा है। डेलेट ने लाइन की ओर इशारा किया। इनमें से ज्यादातर टूट जाएंगे और हमला कर देंगे। हल्के नयन वाले इतने अच्छे कमांडर नहीं है कि उन्हें लाइन में रख सकें। इसलिए हमारे साथ रहो और भागो। क्या मुझे अपनी ढाल निकालनी चाहिए? कलादिन की टीम के आसपास बाकी सैनिक अपनी ढालें खोल रहे थे। लेकिन कलादिन के दस्ते ने अपनी ढालें अपनी पीठ पर ही रखीं। दैलत के जवाब देने से पहले पीछे से एक बिगुल बजा। जाओ, दैलत ने कहा। सेन के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। पूरी सेना मार्चिंग बूटों की गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ने लगी। जैसा कि दैलत ने सोचा था, यह ढंग से मार्च ज्यादा देर तक नहीं। कुछ लोग चिल्लाने लगे और बाकी सब भी उनके साथ चिल्लाने लगे। लाइट आइज ने उनसे कहा कि भागो, दौड़ो, लड़ो। लाइन टूट गई। जैसे ही ये हुआ, कलादिन का दस्ता पूरी स्पीड से आगे की ओर दौड़ पड़ा। सेन घबराया हुआ और डरा हुआ साथ चलने के लिए हाँफ रहा था। जमीन उतनी समतल नहीं थी जितनी दिख रही थी, और वो लगभग एक छिपे हुए रॉकबड़ पर ठोकर खा गया, जिसकी लताएं उसके खोल में वापस खींच ली गई थीं।
उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा, एक हाथ में भाला पकड़े हुए, और उसकी ढाल उसकी पीठ पर बज रही थी। दूर की सेना भी एक्शन में थी, उनके सैनिक मैदान में दौड़ रहे थे। युद्ध के जैसे कोई रूल्स या कोई सावधानी नहीं दिख रही थी। ये वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा ट्रेनिंग में सिखाया गया था। सेन को तो ये भी नहीं पता था कि दुश्मन है कौन। एक जमींदार ब्राइट लॉर्ड अमारम के इलाके पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, वो जमीन जो आखिरकार हाई प्रिंस सादेस की थी। ये एक छोटी मोटी सरहदी झड़प थी, और सेन को लगा कि ये किसी और अलेथी प्रिंसडम के साथ है। ये आपस में क्यों लड़ रहे थे? शायद राजा इसे रोक देते, लेकिन वो तो शैटर्ड प्लेन्स पर थे, राजा गैविलर की हत्या का बदला लेने के लिए जो 5 साल पहले हुई थी। दुश्मन के पास बहुत सारे तीरंदाज थे। सेन का डर एकदम बढ़ गया जब तीरों की पहली लहर हवा में उड़ गई। वो फिर लड़खड़ाया, उसका मन कर रहा था कि अपना कवच निकाल ले। लेकिन डैलेट ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आगे खींच लिया। सैकड़ों तीरों ने आसमान को चीर दिया, सूरज की रोशनी कम हो गई। वो झुके और गिरे, जैसे स्काईईल अपने शिकार पर झपटते हैं। अमारम के सिपाहियों ने ढालें उठा लीं, लेकिन कलादिन के दस्ते ने नहीं। उनके लिए कोई ढाल नहीं। सेन चीखा, और तीर अमारम की सेना के बीच की पंक्तियों में जा लगे, उसके पीछे। सेन ने अपने कंधे के ऊपर से देखा, वो अभी भी दौड़ रहा था। तीर उसके पीछे गिरे। सिपाही चीखे, तीर ढालों से टकराकर टूट गए, केवल कुछ भटके हुए तीर ही आगे की पंक्तियों के पास कहीं गिरे। क्यों? उसने डैलेट पर चिल्लाते हुए कहा। तुझे कैसे पता चला? वो चाहते हैं कि तीर वहीं लगे जहां आदमी सबसे ज्यादा हों, उस बड़े आदमी ने जवाब दिया। जहां उन्हें लाश मिलने का सबसे ज्यादा चांस मिलेगा। वैन में कुछ और ग्रुप्स ने अपनी शील्ड्स नीचे की, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी शील्ड्स को आसमान की तरफ करके अजीब तरह से भागे। उन्हें तीरों का डर था जो उन्हें लगने वाले नहीं थे। उससे उनकी स्पीड कम हो गई, और उन्होंने पीछे के लोगों से कुचले जाने का रिस्क लिया, जिनको चोट लग रही थी। सेन का मन कर रहा था कि वो अपनी शील्ड उठा ले, उसके बिना भागना उसे बहुत अजीब लग रहा था। दूसरा तीर सीधा आके लगा, और लोग दर्द से चीखे। कलादिन का दस्ता दुश्मन सिपाहियों की तरफ तेजी से बढ़ा, जिनमें से कुछ अमारम के तीरंदाजों के तीरों से मर रहे थे। सेन को दुश्मन सिपाहियों की वॉर क्राई सुनाई दे रही थी, वो उनके चेहरे देख सकता था। अचानक कलादिन का दस्ता रुक गया, और एक टाइट ग्रुप बना लिया। वे उस छोटी ढलान पर पहुंच गए थे जिसे कलादिन और डैलेट ने पहले चुना था। डैलेट ने सेन को पकड़ा और उसे फॉर्मेशन के एकदम सेंटर में धकेल दिया। कलादिन के आदमियों ने भाले नीचे किए, शील्ड्स बाहर निकाली क्योंकि दुश्मन उन पर टूट पड़े थे। चार्ज करने वाले दुश्मन ने कोई ढंग का फॉर्मेशन नहीं बनाया, उन्होंने लंबे भालों को पीछे और छोटे भालों को आगे नहीं रखा। वे सब बस आगे भागे, पागलपन में चिल्लाते हुए। सेन अपनी शील्ड को अपनी पीठ से खोलने के लिए हाँफ रहा था। हवा में भाले टकराने की आवाज गूंज उठी क्योंकि दस्ते एक दूसरे से भिड़ गए। दुश्मन के भालाधारियों का एक ग्रुप कलादिन के दस्ते की तरफ दौड़ा, शायद ऊंची जमीन के चक्कर में। 3 दर्जन हमलावरों में थोड़ी यूनिटी थी, हालांकि वे कलादिन के दस्ते जितने टाइट फॉर्मेशन में नहीं थे। दुश्मन ऐसे जान लगाने को रेडी थे, वो गुस्से में चिल्लाए और दहाड़े, और कलादिन की लाइन पे टूट पड़े। कलादिन की टीम अपनी जगह पे जमी रही, सेन को ऐसे बचा रही थी जैसे वो किसी बड़े खानदान का हो और ये उसके बॉडीगार्ड हों। दोनों सेनाएं लकड़ी पे धातु के टकराने की जोरदार आवाज के साथ भिड़ गईं, ढालें आपस में टकरा रही थीं। सेन डर के मारे पीछे हट गया।
ये सब पलक झपकते ही हो गया। दुश्मन की टोली पीछे हट गई, पत्थरों पे दो लाशें छोड़कर। कलादिन की टीम ने किसी को नहीं खोया। उन्होंने अपना वी शेप का फॉर्मेशन बनाए रखा, हालांकि एक आदमी पीछे हटा और जांघ के घाव पर पट्टी बांधने लगा। बाकी लोग उस जगह को भरने के लिए आगे बढ़े। घायल आदमी विशालकाय और मोटे हाथों वाला था। उसने गाली दी, लेकिन घाव ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था। वो एक पल में अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन उस जगह पर वापस नहीं गया जहां वो पहले था। इसके बजाय वो वी फॉर्मेशन के एक कोने पर, ज्यादा सेफ जगह पर चला गया। मैदान जंग में बस अफरा तफरी मची हुई थी। दोनों सेनाएं आपस में इस कदर मिल गई थीं कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। टकराने, कुचलने और चीखने की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। कई टोलियां टूट गईं। लोग एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई में भाग रहे थे। वे शिकारियों की तरह बढ़ रहे थे। 3 या 4 के ग्रुप अकेले बंदों को ढूंढ रहे थे, फिर उन पर बेरहमी से टूट पड़ रहे थे। कलादिन की टीम अपनी जगह पे जमी रही, सिर्फ उन दुश्मन टोलियों से भिड़ रही थी जो बहुत करीब आ गए थे। क्या लड़ाई सच में ऐसी ही होती है? सेन की प्रैक्टिस ने उसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े लंबे आदमियों की कतारों के लिए ट्रेन किया था। इस तरह की पागल मिलावट नहीं, इस तरह का भयानक शोर नहीं। और लोग फॉर्मेशन में क्यों नहीं रहते? असली सिपाही तो सब निकल लिए, सेन सोच रहा था। शैटर्ड प्लेन्स में असली लड़ाई करने के लिए। कोई हैरानी नहीं कि कैलाडिन अपनी टीम को उधर ले जाना चाहता है। चारों तरफ भाले चमक रहे थे। दोस्त और दुश्मन में पहचानना मुश्किल था, भले ही ब्रेस्टप्लेट पर निशान हो और ढालों पर रंगीन पेंट लगा हो। मैदान जंग सैकड़ों छोटे ग्रुप्स में बंट गया था, जैसे एक ही टाइम पर हजार अलग अलग लड़ाई हो रही हों। शुरू की कुछ झड़पों के बाद डैलट ने सेन को कंधे से पकड़ा और उसे भी पैटर्न के सबसे नीचे खड़ा कर दिया। लेकिन सेन किसी काम का नहीं था। जब कैलाडिन की टीम दुश्मन के ग्रुप से टकराई तो उसकी सारी ट्रेनिंग हवा हो गई। वहां खड़े रहने, अपना भाला बाहर की ओर पकड़े रहने और डरावना दिखने की कोशिश करने में ही उसकी जान पर बन आई। लगभग 1 घंटे तक कैलाडिन के दस्ते ने मिलकर एक टीम की तरह काम करते हुए अपनी छोटी पहाड़ी को संभाले रखा। कैलाडिन अक्सर सामने की तरफ अपनी जगह छोड़ देता था, इधर-उधर भागता रहता था और एक अजीब लय में अपनी ढाल पर अपना भाला मारता रहता था। ये सिग्नल्स है। सेन को समझ आया जब कैलाडिन का दस्ता वी आकार से एक घेरे में चला गया। मरने वालों की चीखों और हजारों लोगों के एक दूसरे को बुलाने के शोर में किसी एक बंदे की आवाज सुनना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन कैलाडिन की ढाल पर धातु की प्लेट पर भाले की तीखी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हर बार जब उन्होंने शेप बदली तो डैलट ने सेन को कंधे से पकड़ा और उसे डायरेक्शन दिखाई। कलादिन की टीम ने भागे हुए दुश्मनों का पीछा नहीं किया। वे रक्षात्मक पोजीशन में ही टिके रहे। और कलादिन की टीम के कई लोगों को चोटें आईं, लेकिन उनमें से कोई भी गिरा नहीं। उनका दस्ता छोटी टुकड़ियों के लिए बहुत डरावना था और बड़ी दुश्मन यूनिट्स कुछ हमलों के बाद पीछे हट गईं और आसान शिकार की तलाश करने लगीं। फाइनली कुछ तो बदला। कलादिन मुड़ा और भूरी आंखों से युद्ध के बदलते रुख को देखने लगा। उसने अपना भाला उठाया और अपनी ढाल पर एक तेज लय में बजाया, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। डैलेट ने सेन को हाथ से पकड़ा और उसे छोटी पहाड़ी से दूर खींच लिया। अब इसे क्यों छोड़ दे? तभी अमराम की सेना का बड़ा हिस्सा टूट गया और सैनिक इधर-उधर भागने लगे। सेन को पता नहीं था कि इस मोर्चे पर लड़ाई उसकी तरफ से कितनी बुरी तरह से चल रही थी। जैसे ही कलादिन की टीम पीछे हटी, वे कई घायल और मरते हुए लोगों के पास से गुजरे और सेन को उल्टी आने लगी। सैनिकों के पेट चीर दिए गए थे,
और उनकी अंतड़ियां बाहर निकल रही थीं। उसके पास डरने का टाइम नहीं था। पीछे हटना जल्दी ही भगदड़ में बदल गया। डेलेट ने बड़बड़ाया और कलादिन ने फिर से अपनी ढाल पीटी। दस्ता ने डायरेक्शन बदल दी और पूर्व की ओर बढ़ने लगा। वहां सेन ने देखा अमराम के सैनिकों का एक बड़ा ग्रुप जमा हुआ था। लेकिन दुश्मन ने रैंक्स को टूटते हुए देख लिया था और इससे वे एक्साइटेड हो गए थे। वे झुंडों में आगे बढ़े, जैसे जंगली कुल्हाड़ी वाले कुत्ते आवारा सूअरों का शिकार करते हैं। इससे पहले कि कलादिन की टीम मृतकों और मरते हुओं के मैदान को आधा पार कर पाती, दुश्मन सैनिकों के एक बड़े ग्रुप ने उन्हें रोक लिया। कलादिन ने अनिच्छा से अपनी ढाल पीटी, उसके दस्ते की स्पीड धीमी हो गई। सेन का दिल जोर जोर से धड़कने लगाया। पास ही अमराम के सिपाहियों का एक ग्रुप तबाह हो गया। आदमी लड़खड़ाकर गिरे, चीखे, भागने की कोशिश कर रहे थे। दुश्मन अपने भाले को सीख की तरह यूज कर रहे थे। जमीन पर पड़े आदमियों को कीड़े कोड़ों की तरह मार रहे थे। कलादिन के आदमी भाले और ढालों की टक्कर में दुश्मन से भिड़ गए। चारों तरफ धक्का मुक्की हो रही थी और सेन घूम गया। दोस्त और दुश्मन मरते और मारते हुए सेन पूरी तरह से घबरा गया। इतने सारे आदमी इधर-उधर भाग रहे थे। वो घबरा गया, बचने के लिए हाँफ रहा था। पास के सैनिकों के एक ग्रुप ने अलेथी वर्दी पहनी हुई थी। कलादिन का दस्ता। सेन उनकी ओर भागा, लेकिन जब कुछ उसकी ओर मुड़े तो सेन यह जानकर डर गया कि वो उन्हें पहचान नहीं पाया। यह कलादिन का दस्ता नहीं था, बल्कि अनजान सैनिकों का एक छोटा ग्रुप था जो एक टूटी-फूटी लाइन पकड़े हुए था। घायल और डरे हुए वे दुश्मन दस्ते के करीब आते ही तितर-बितर हो गए। सेन जम गया, पसीने से तर हाथ में अपना भाला पकड़े हुए। दुश्मन सैनिक सीधे उसकी ओर झपटे। उसका मन किया कि भाग जाए, फिर भी उसने इतने सारे आदमियों को एक-एक करके मरते हुए देखा था। उसे खड़े रहना था। उसे उनका सामना करना था। वो भाग नहीं सकता था, वो नहीं कर सकता था। वो चिल्लाया, अपने भाले से पहले सैनिक पर वार किया। उस आदमी ने ढाल से हथियार को साइड कर दिया, फिर अपनी छोटी भाले को सेन की जांघ में घुसा दिया। दर्द गरम था, इतना गरम कि उसकी टांग पर बहने वाला खून ठंडा लग रहा था। सेन हाँफने लगा। सिपाही ने झटके से हथियार छीन लिया, खींच के मारा। सेन लड़खड़ाकर पीछे हटा, उसका भाला और ढाल गिर गया। वो पथरीली जमीन पर गिर गया, खून से लथपथ हो गया। उसके दुश्मन ने अपना भाला ऊपर उठाया। वो एक डरावनी शक्ल की तरह नीले आसमान में दिख रहा था, जैसे सेन के दिल में भाला घोंपने के लिए रेडी खड़ा हो। और तभी वो वहां आ गया, सीन में एंट्री मारी। स्क्वाड लीडर, बॉस मैन, स्टोर्मब्लिस्ट, क्या एंट्री है। कलादिन का भाला जैसे कहीं से आया और उसने सेन को बाल बाल बचा लिया, वरना वो तो गया ही था। कलादिन सेन के सामने अकेला खड़ा हो गया, 6 भालाधारी सिपाहियों से भिड़ने के लिए। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा, डायरेक्ट एक्शन। उसने हमला कर दिया, अटैक। यह सब बहुत जल्दी हुआ, पलक झपकते ही। कलादिन ने सेन पर वार करने वाले आदमी के पैरों को उड़ा दिया। जैसे ही वो आदमी गिरा, कलादिन ने अपने भाले से एक चाकू निकाला और उसे हवा में लहराया। उसका हाथ तेजी से चला, चाकू चमका और दूसरे दुश्मन की जांघ पर जा घुसा। वो आदमी चीखते हुए एक घुटने पर गिर गया। औच! एक तीसरा आदमी अपने गिरे हुए साथियों को देखकर जम गया, शॉक्ड रह गया। कलादिन ने एक घायल दुश्मन को धक्का दिया और तीसरे आदमी के पेट में अपना भाला घुसा दिया, एकदम से। एक चौथे आदमी की आंख में चाकू लगा और वो ढेर हो गया। कलादिन ने वो चाकू कब निकाला भाई? वो आखिरी दो के बीच में घूमा,
उसका भाला एक धुंधला सा निशान बन गया। वो उसे एक लाठी की तरह चला रहा था, एकदम प्रो की तरह। एक पल के लिए सेन को लगा कि वो स्क्वाड लीडर के चारों ओर कुछ देख सकता है। हवा में एक मोड़, जैसे हवा खुद दिख रही हो, अलग ही सीन था। यार, मेरा बहुत खून बह रहा है। ये तो बहुत तेजी से बह रहा है। कलादिन घूम गया, वारों को फेल करते हुए, और लास्ट के दो भालाधारी ऐसे धड़ाम से गिरे कि सेन को लगा कि ये तो कमाल ही हो गया। सारे दुश्मन ढेर। कलादिन मुड़ा और सेन के बगल में घुटने टेक दिए। स्क्वाड लीडर ने अपना भाला एक तरफ रखा और अपनी जेब से कपड़े की एक सफेद पट्टी निकाली, फिर फटाफट उसे सेन के पैर के चारों ओर कसकर लपेट दिया। कलादिन ने इतनी आसानी से काम किया जैसे पहले भी बहुत बार घावों को बांधा हो। कलादिन, सर। सेन ने कहा, कलादिन द्वारा घायल किए गए सैनिकों में से एक की तरफ इशारा करते हुए। दुश्मन आदमी अपने पैर को पकड़े हुए लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हालांकि एक पल में विशालकाय डैलेट वहां था, अपनी ढाल से दुश्मन को धक्का देते हुए। डैलेट ने घायल आदमी को नहीं मारा, लेकिन उसे निहत्थे होकर लड़खड़ाते हुए दूर जाने दिया। बाकी दस्ता पहुंच गया और कलादिन, डैलेट और सेन के चारों ओर एक घेरा बना लिया। कलादिन खड़ा हो गया, अपने भाले को अपने कंधे तक उठाते हुए। डैलेट ने उसे उसकी चाकू वापस कर दी, जो गिरे हुए दुश्मनों से मिली थी। सर, आपने तो डरा ही दिया था। डैलेट ने कहा, ऐसे भागते हुए। मुझे पता था तुम आओगे, कलादिन ने कहा। लाल झंडा उठाओ। सिन कोरेटर, तुम लड़के के साथ वापस जा रहे हो। डैलेट, यहीं रुको। अमरम की लाइन इस तरफ आ रही है। हम जल्द ही सेफ हो जाने चाहिए। और आप, सर? डैलेट ने पूछा। कलादिन ने मैदान के पार देखा। दुश्मन सेनाओं में एक छेद खुल गया था और एक आदमी वहां एक सफेद घोड़े पर सवार होकर एक खतरनाक गदा से चारों ओर वार कर रहा था। उसने पूरी प्लेट का कवच पहना हुआ था, जो पॉलिश किया हुआ और चमकदार चांदी का था। एक शार्द बेयर, सेन ने कहा। डैलेट बुदबुदाया। नहीं, भगवान का शुक्र है। बस एक हल्की आंखों वाला अफसर। शार्ड बियरर को एक छोटे से झगड़े में बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। कलादिन हल्की आंखों वालों से बहुत नफरत करता था। वैसी ही नफरत जैसी सेन के पापा चुल डाकुओं के बारे में बात करते हुए दिखाते थे, या सेन की मम्मी दिखाती थी जब कोई कुसिरी के बारे में बोलता था, जो मोची के बेटे के साथ भाग गई थी। सर, डैलेट थोड़ा हिचकिचाया। सब स्क्वाड 2 और 3 चिमटा पैटर्न, कलादिन बोला, उसकी आवाज सख्त थी। हम एक ब्राइट लॉर्ड को उसकी गद्दी से उतार रहे हैं। क्या आपको पक्का है कि ये सही रहेगा, सर? हमारे पास घायल लोग भी हैं। कलादिन डैलेट की तरफ घूमा। वो हलाव के ऑफिसर्स में से एक है। वो ही हो सकता है। आपको नहीं पता, सर? फिर भी वो एक बटालियन लॉर्ड है। अगर हम उस जैसे बड़े ऑफिसर को मार देते हैं तो ये लगभग पक्का है कि अगले ग्रुप को टूटे हुए मैदानों में भेज देंगे। हम उसे ले जा रहे हैं। उसकी आंखें दूर हो गईं। सोचो, डैलेट, असली सैनिक, अनुशासन वाला वॉर कैंप और इज्जतदार हल्की आंखों वाले। ऐसी जगह जहां हमारी लड़ाई का कुछ मतलब हो। डैलेट ने आह भरी, लेकिन सिर हिला दिया। कलादिन ने अपने सैनिकों के एक ग्रुप को हाथ से इशारा किया, फिर वे मैदान में दौड़ पड़े। सैनिकों का एक छोटा ग्रुप, जिसमें डैलेट भी था, घायलों के साथ पीछे इंतजार कर रहा था। उनमें से एक काले एलीथी बालों वाला एक पतला आदमी, जिसके कुछ विदेशी खून को दिखाते हुए
मुट्ठी भर सुनहरे बाल थे, ने अपनी जेब से एक लंबा लाल रिबन निकाला और उसे अपने भाले से बांध दिया। उसने भाले को ऊपर उठाया, रिबन को हवा में लहराने दिया। ये उन धावकों के लिए है जो हमारे घायलों को मैदान से बाहर निकालेंगे। डेलेट ने सेन से बोला, हम तुझे यहाँ से जल्दी ही निकाल लेंगे। तू उन 6 के खिलाफ खड़ा होकर बहादुर था। भागना बेवकूफ़ी लग रहा था। सेन ने कहा, अपने दर्द कर रहे पैर से ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए। मैदान पर इतने सारे घायल हैं, हम कैसे सोच सकते हैं कि धावक हमारे लिए आएंगे? स्क्वाड लीडर कलादिन उन्हें रिश्वत देता है। डेलेट ने बोला, वो आमतौर पर सिर्फ लाइट आइज को ही बाहर निकालते हैं, लेकिन घायल लाइट आइज से ज्यादा धावक है। स्क्वाड लीडर अपनी ज्यादातर तनख्वाह रिश्वत में लगा देता है। ये स्क्वाड अलग है। सेन ने कहा, हल्का महसूस करते हुए। बताया था ना, किस्मत से नहीं, ट्रेनिंग से। ये उसका एक हिस्सा है। एक हिस्सा इसलिए भी है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें चोट लगती है तो कलादिन हमें युद्ध के मैदान से बाहर निकाल लेगा। वो रुका, अपने कंधे के ऊपर से देखते हुए। जैसा कि कलादिन ने सोचा था, अमरम की लाइन वापस बढ़ रही थी, ठीक हो रही थी। पहले वाला घुड़सवार दुश्मन लाइटाइज जोश से अपने गदा से वार कर रहा था। उसके बॉडीगार्ड का एक ग्रुप एक तरफ चला गया, कलादिन के स्क्वाड के साथ उलझते हुए। लाइट आइज ने अपने घोड़े को घुमाया। उसने एक खुला हेलमेट पहना था जिसके ढलान वाले किनारे थे और ऊपर की तरफ बड़े पंखों का एक सेट था। सेन उसकी आंखों का रंग नहीं बता पाया, लेकिन वो जानता था कि ये नीला या हरा होगा, शायद पीला या हल्का ग्रे। वो एक ब्राइट लॉर्ड था, जिसे हेराल्ड्स ने जन्म से चुना था, राज करने के लिए मार्क किया गया था। उसने बिना इंटरेस्ट के उन लोगों को देखा जो पास में लड़ रहे थे। फिर कलादिन के चाकू में से एक ने उसे दाहिनी आंख में मार दिया। ब्राइट लॉर्ड चीखा, कलादिन जैसे तैसे लाइनों के बीच से निकला और भाला उठाकर उस पर कूद गया, और वो काठी से नीचे गिर गया। हाँ, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। डेलेट ने सर हिलाते हुए कहा, लेकिन ज्यादातर ये उसकी वजह से है। वो तूफान की तरह लड़ता है और बाकी लोगों से दुगनी तेजी से सोचता है। जिस तरह से वो चलता है, कभी कभी उसने मेरा पैर बांध दिया। सेन ने कहा, उसे एहसास हुआ कि खून की कमी के कारण वो बेवकूफ़ी भरी बातें करने लगा है। पैर बंधा हुआ है, यह बताने की क्या जरूरत थी? ये तो एक मामूली बात थी। डेलेट ने बस सिर हिलाया। उसे घावों के बारे में बहुत कुछ पता है। वह ग्लिफ्स भी पढ़ सकता है। हमारा स्क्वाड लीडर एक मामूली डार्काइड भाला चलाने वाले के हिसाब से अजीब आदमी है। वह सेन की तरफ मुड़ा। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत बचानी चाहिए, बेटे। स्क्वाड लीडर खुश नहीं होगा अगर हमने तुम्हें खो दिया, खासकर जो उसने तुम्हें पाने के लिए चुकाया है। क्यों? सेन ने पूछा। युद्ध का मैदान शांत होता जा रहा था, जैसे कि मरने वाले कई लोगों ने पहले ही चिल्ला चिल्लाकर अपना गला सुखा लिया हो। उनके आसपास लगभग हर कोई सहयोगी था, लेकिन डेलेट फिर भी यह देखने के लिए देखता रहा कि कोई दुश्मन सैनिक कलादिन के घायल लोगों पर हमला करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। क्यों, डेलेट? सेन ने दोहराया। उसे बहुत जरूरी महसूस हो रहा था। मुझे अपनी टीम में क्यों लाया? मुझे क्यों? डेलेट ने अपना सिर हिलाया। बस वो ऐसा ही है। तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों को मुश्किल से प्रशिक्षित लड़ाई में भेजने के ख्याल से नफरत करता है। कभी कभी वह किसी एक को पकड़ लेता है और उसे अपनी टीम में ले आता है। हमारे आदमियों में से लगभग आधे कभी तुम्हारे जैसे थे। डेलेट की आंखों में एक दूर की झलक आ गई। मुझे लगता है कि तुम सब उसे किसी की याद दिलाते हो। सेन ने अपनी टांग पर एक नज़र मारी।
दर्द के छोटे छोटे ऑरेंज हाथ, जिनकी उंगलियां बहुत लंबी थीं, उसके चारों ओर मंडरा रहे थे, उसकी तकलीफ पर रिएक्ट कर रहे थे। वे दूर हटने लगे, दूसरी दिशाओं में भागने लगे और घायलों को ढूंढने के लिए। उसका दर्द कम हो रहा था, उसकी टांग, उसका पूरा शरीर सुन्न लग रहा था। वो पीछे की ओर झुका, आसमान की तरफ देखने लगा। उसे हल्की गरज सुनाई दे रही थी। ये अजीब था। आसमान में बादल नहीं थे। डेलेट बड़बड़ाया। सेन चौंका और होश में आया। सीधे उनकी ओर एक विशाल काला घोड़ा आ रहा था, जिस पर एक सवार था, जिसने चमकदार कवच पहना था जो लाइट बिखेर रहा था। वो कवच एकदम अलग था, नीचे कोई चेन नहीं, बस छोटी प्लेटें, एकदम कॉम्प्लेक्स। उसने बिना किसी डिजाइन का पूरा हेलमेट पहना था और प्लेट सुनहरी थी। उसने एक हाथ में एक विशाल तलवार पकड़ी हुई थी जो पूरी तरह से एक आदमी की हाइट जितनी लंबी थी। यह एक सिंपल सीधी तलवार नहीं थी, यह घुमावदार थी, और वह साइड जो तेज नहीं थी, लहरों की तरह उभरी हुई थी। नक्काशी इसकी लंबाई पर फैली हुई थी। यह खूबसूरत थी, जैसे कोई कला का नमूना हो। सेन ने कभी शार्दबेरर नहीं देखा था, लेकिन वो तुरंत समझ गया कि ये क्या है। वो एक मामूली बख्तरबंद लाइट आई को इनमें से एक राजसी प्राणी कैसे समझ सकता था। क्या डेलेट ने दावा नहीं किया था कि इस युद्ध के मैदान पर कोई शार्दबेरर नहीं होगा? डेलेट अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हांफने लगा और सबस्कवाड को बनाने के लिए बुलाने लगा। सेन वहीं बैठा रहा जहां वो था। वो खड़ा नहीं हो सकता था, उस पैर के घाव के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उसे चक्कर आ रहे थे। उसने कितना खून खो दिया था, वो मुश्किल से सोच पा रहा था। चाहे कुछ भी हो, वो उससे भिड़ नहीं सकता था। तुम ऐसी चीज से नहीं उलझते। सूर्य की किरणें उस प्लेट कवच पर चमक रही थीं, और वो शानदार डिजाइनर बलखाती तलवार। ऐसा लग रहा था जैसे खुद भगवान लड़ने के लिए मैदान में उतर आए हों। और तुम भगवान से क्यों पंगा लेना चाहोगे? सेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं।